चलो देखो हम लोग मुगल वंश की बात कर रहे थे ना। मुगल वंश में दो शासकों के बारे में पढ़ाया जा चुका था, बाबर और हुमायूं, है ना। बाबर और हुमायूं के बारे में तो पढ़ चुके हो, उनकी कहानी सुन चुके हो। पूरी कहानी, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के लिए क्या किया, कैसे मुगल वंश की स्थापना हुई, सब इसके बारे में पढ़ चुके हो। अब आज हम लोगों को जो पढ़ना है तीसरे शासक के बारे में। कहानी तो इनकी भी बताई जा चुकी है, आज इनके बारे में डिटेल की अकबर का मुगल साम्राज्य में क्या योगदान रहा, इसके बारे में हमको पढ़ना है ना। चलो अकबर जो है मुगल वंश का कौन, चलो अकबर है ना, तो अकबर के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखो, पहले अकबर के बारे में पढ़ने से पहले अकबर के बारे में हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या परीक्षा के हिसाब से जरूरी है, कौन कौन सी अकबर के बारे में बातें हमको जानने के लिए जरूरी है, उनके बारे में हमको समझना है। तो देखो, अकबर का जो शासन काल था, हमने बताया था कि मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है, और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर या मुगल वंश का अगला शासक बनता है वो कौन, अकबर होता है ना। तो अब देखो, अकबर का समय जो था वो 1556 से 1605 तक माना जाता है। अब देखो, अकबर बता चुके हैं कि मुगल वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था जिसने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। अब देखो, अकबर के बारे में हमको कौन कौन सी चीजें जानना जरूरी है जो परीक्षा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला अकबर का सामान्य परिचय, जैसे हम पीछे के सभी शासकों के बारे में करते आए हैं, बाबर का सामान्य परिचय, बाबर कौन था, जन्म कहाँ, उसी प्रकार अकबर का सामान्य परिचय। फिर अकबर के समय में जो बैरम खां संरक्षक के रूप में कार्य किया, तो उसके बारे में, बैरम खां का योगदान क्या था मुगल साम्राज्य में, या अकबर के शासन में उसका क्या योगदान था, उसके बारे में हमको जानना है। फिर अकबर के समय में एक प्रथा चल रही थी, पर्दा प्रथा, या जिसे हम पेटीकोट प्रथा के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानना है। फिर अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, उनका परिणाम क्या था, है ना, उसके बारे में जानना है। और उसके बाद साम्राज्य विस्तार की नीति, या साम्राज्य विस्तार को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने कौन कौन सा उपाय किया, कौन कौन सा नीति, कौन कौन सी नीति अपनाई जिसकी वजह से उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलो अब देखो, इसके बाद जो पहला बिंदु है पढ़ना है कि अकबर का सामान्य परिचय, है ना। तो देखो, अकबर का सामान्य परिचय में क्या है कि 15 अक्टूबर 1542 को होता है, और उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता का नाम सब लोग जानते हो कि हुमायूं का पुत्र था। अकबर कौन था, हुमायूं का पुत्र था। और उसके बाद बैरम खां संरक्षक था, जो अकबर का संरक्षक था। उसके बाद देखो, अकबर के बारे में अगर हमको कोई चीज पता चलती है कि अकबर कौन था, कहाँ शासन था उसका, तो किस स्रोत से पता चलता है, कौन सा ऐसा अकबरनामा एक पुस्तक है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, जिस किताब के माध्यम से हमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है ना। फिर उसके बाद राज्याभिषेक का मतलब दिल्ली के गद्दी पे कब बैठता है, तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, उसी के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ही अकबर क्या हो जाता है, अकबर का राज्याभिषेक, मतलब अकबर को मुगल वंश का अगला शासक घोषित कर दिया जाता है ना। अब देखो, ये एक है कि अकबर की धाय माँ, क्योंकि अकबर की माँ, जन्म देने वाली माँ तो हमीदा बानो बेगम थी, जबकि धाय माँ उसके कौन थी, अकबर का पालन पोषण करने वाली। उसके बाद अकबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1605 में। तो ये तो उसका सामान्य परिचय था अकबर का, है ना। अब इसके बाद देखो कि अकबर के समय में हमने जो बताया कि बैरम खान संरक्षक था, क्यों, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में होता है, और वो 1556 में शासक बन जाता है। मात्र 14 वर्ष की आयु में क्या बन जाता है, शासक। तो उसको उतना अनुभव होता नहीं, तो वो किसके संरक्षक में कार्य करता है, बैरम खां के संरक्षक में कार्य करता है। यह बैरम खां अकबर का प्रधानमंत्री भी था, अकबर के दरबार में कौन से पद पे कार्य कर रहा था, प्रधानमंत्री भी था, कुछ समय के लिए वह वजीर के रूप में भी कार्य कर रहा था। कौन था, उसका समय क्या था। अब देखो, बैरम खां 1556 से जब अकबर का समय शुरू होता है, तब से यह कार्य करता है, और 1560 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। अब देखो, बैरम खां अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य करता था, ये सबको पता है। वह प्रधानमंत्री और वजीर जैसे महत्वपूर्ण पद पे कार्य किया अकबर के समय में। अब देखो, बैरम खां का बढ़ता प्रभाव, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1556 में अकबर गद्दी पे बैठता है, तो वह बहुत ही कम उम्र का होता है, तो उसने जो भी युद्ध लड़े सब बैरम खां के संरक्षक में लड़े। धीरे धीरे देखते ही देखते अकबर से ज्यादा उसके साम्राज्य पे किसका अधिकार हो गया, बैरम खां का। बैरम खां का ज्यादा प्रभाव दिखने लगा, हर कार्य बैरम खां की देख रेख में होता था। लेकिन यह धीरे ही धीरे बैरम खां उस पूरे साम्राज्य पर एक प्रभावशाली शासक के रूप में उभरने लगा था। यह चीज वहां के अन्य जो शासक थे, वहां के अन्य जो अकबर के दरबार के लोग थे, उनको यह चीज पसंद नहीं था। खासकर उसकी जो धाय माँ थी, जिसका नाम था महामनगा, उसको यह पसंद नहीं था कि बैरम खां
हमारे साम्राज्य में या अकबर के साम्राज्य में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, है ना। फिर बाद में अकबर भी जब 18 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो अकबर को भी ऐसा लगता है कि बैरम खां जरूरत से ज्यादा हमारे राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैरम खां एक अभियान पर थे तो बैरम खां को क्या बोल दिया गया कि आप मक्का चले जाइए। क्या बोल दिया गया, मक्का चले जाइए। तो बैरम खां को यह पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद पे कार्य कर रहा था, उसको यह पसंद नहीं आता और वह मक्का जाने से मना कर देता है। बाद में क्या होता है कि अकबर और बैरम खां के बीच अकबर की सेना और बैरम खां की सेना के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध में बैरम खां पराजित होता है। बैरम खां को पकड़ कर ले आया जाता है अकबर के दरबार में और अकबर उसको क्या करता है, सजा के रूप में उसको उसके पास 3 ऑप्शन रखता है। उसकी हत्या नहीं करता क्योंकि वह संरक्षक के रूप में कार्य किया था, तो उसने उसको हत्या तो नहीं की, लेकिन उसने उसके सामने 3 ऑप्शन रखे कि या तो वो मक्का चला जाए, है ना। दूसरा ऑप्शन था कि या वह किसी राज्य का सूबेदार बन जाए, किसी राज्य का सूबेदार बन जाए और उस राज्य की प्रशासन व्यवस्था देखे, पूरे राज्य से वो अपना मतलब ना रखे। तीसरा ऑप्शन क्या था कि वह सुरक्षा सलाहकार बन जाए, मतलब अकबर की सेना का अकबर के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य करे। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए वो सुरक्षा सलाहकार के रूप में या सूबेदार बनना पसंद नहीं किया और वो मक्का जाने का निर्णय ले लिया कि मक्का चले जाए, है ना। लेकिन जाते समय मक्का जब जा रहे थे तभी गुजरात के आसपास इनके ऊपर हमला होता है, आक्रमण होता है और बैरम खां की 1560 में बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। अब देखो बैरम खां की जब 1560 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब आगे क्या होता है। अब बैरम खां की मृत्यु हो गई, बैरम खां की मृत्यु तो चाह ही रही थी उनकी धाय माँ जो महामनगा थी, वो तो चाह ही रही थी कि बैरम खां का प्रभाव खत्म हो। क्यों चाह रही थी, क्योंकि उनका पुत्र जिनका नाम था आदम खां, वो चाह रही थी कि हमारा पुत्र क्या हो, साम्राज्य संभाले। इसी वजह से और बैरम खां की मृत्यु के बाद ही देखो पर्दा प्रथा या पेटीकोट प्रथा जैसी स्थिति अकबर के शासन में बन गई। मतलब यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें महिला महिला शासन दिखने लगा था, मतलब ज्यादातर कार्य महिला प्रशासन हो गया था। अकबर नाम मात्र के शासक थे लेकिन ज्यादातर या सारे कार्य कौन कर रहा था, उनकी धाय माँ महामनगा और उनके पुत्र, धाय माँ के पुत्र जिनका नाम था आदम खां और पुत्री जीजाबाई उसका नाम था, उनकी देखरेख में कार्य होने लगा। तो मतलब एक यह पर्दा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष के बजाय महिलाओं का शासन ज्यादा दिखता है, उसे हम पर्दा प्रथा कहते हैं। अब देखो पर्दा प्रथा उसके बाद हुआ क्या कि 1561 में इनका पुत्र, धाय माँ का पुत्र आदम खां मालवा अभियान पर जाता है। कहाँ जाता है, मालवा अभियान पर। आगे अभी मालवा अभियान देखोगे। मालवा अभियान पर जाता है और वहां क्या वो अभियान सफल रहता है, जीत करके काफी पैसा धन लूट करके आता है। लेकिन वह करता क्या है कि वो धन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है, अकबर को नहीं दिया या राज्य में जमा नहीं कराता, जिससे अकबर क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और इनको चेतावनी भी देता है कि जो भी वहां से अभियान से जो भी पैसा रुपया मिला है उसको राज्य में जमा कराएं। लेकिन वो नहीं जमा करते और बाद में अकबर को मारने का भी प्रयास करता है। कौन, उनकी धाय माँ महामनगा का बेटा जिसे आदम खां कहते हैं ना, और वो अकबर को मारने का प्रयास करता है। और इसी गुस्सा बस अकबर ने 1562 ईस्वी में उस धाय माँ के पुत्र आदम खां की हत्या करवा देता है। और 1562 में जब उनकी पुत्र की हत्या हो जाती है तो उसके बाद धाय माँ भी क्या हो जाती है, उनकी माँ जो महामनगा थी उनकी भी मृत्यु हो जाती है ना। अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर धीरे धीरे पर्दा प्रथा 1562 में मृत्यु होती है और 1564 आते आते इस पर्दा प्रथा की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। पर्दा प्रथा उनके शासन से लगभग लगभग समाप्त हो जाता है और तब उसके बाद अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। कब, जब पर्दा प्रथा समाप्त होती है। अब उसके बाद देखो अकबर के प्रमुख युद्ध, अकबर के प्रमुख युद्ध की कहानी तो जानते हो कि अकबर ने पहला युद्ध जब 1556 में वह राज्याभिषेक कराया था, राज्याभिषेक उसका हुआ था। अभी आगे देखो इसमें जब उसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर के द्वितीय युद्ध का कारण क्या था पहले समझो, उसके बाद युद्ध के बारे में बताते हैं। देखो भारत का मैप तो सब लोग जानते हो, ये उस समय का मैप है ना, जब जब क्या था, मुगल वंश चल रहा था। अब देखो जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है, जब हुमायूं की मृत्यु का पता चलता है तो उस समय अकबर पंजाब के क्षेत्र, यहाँ पंजाब है ना, तो पंजाब के काला नौर क्षेत्र में क्या कर रहा था, देख रेख कर रहा था काला नौर में, है ना। उसको पता चलता है, पता कहां से चलता है, दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं बैठा था, लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद यहाँ उसका सूबेदार जिसका नाम तारदी बेग था, वह मृत्यु के बाद राज्य को देख रेख करता है। और उसी समय हमने बताया था जो शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित वंश था एक जिसका नाम सूरी वंश था, याद है कि नहीं, तो वो बंगाल बिहार के क्षेत्र में
था कौन, सूर्यवंश। और इसी का जो शासक था आदिल शाह, क्या नाम था, आदिल शाह। और आदिल शाह का सेनापति था कौन, हेमू। कौन था सेनापति, कौन था, हेमू। इस हेमू ने क्या कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही हेमू को पता चलता है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो हेमू ने कहां आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया कौन, हेमू ने। आज जब दिल्ली पर आक्रमण किया हेमू ने, तो यह देखकर जो वहां का शासक था कौन, तारदी देव, तारदी बेग था जो वहां का शासक था या सूबेदार था शासक के रूप में, हुमायूं की मृत्यु के बाद शासक के रूप में कार्य कर रहा था, वह यहां से भाग जाता है, दिल्ली से भाग जाता है। कहां पहुंचता है, पंजाब। दिल्ली से भागकर पंजाब पहुंचता है और वह अकबर को इसकी जानकारी देता है कि हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और यह सुनकर अकबर और अकबर के साथ जो उनका संरक्षक थे कौन, बैरम खां, को गुस्सा आती है और बैरम खां तारदी बेग का गला काटकर उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इसके बाद यहां से पंजाब से अकबर और बैरम खां, कौन कौन, अकबर और बैरम खां दोनों कहां बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और रास्ते में ही क्या पड़ता है, हरियाणा, जो जिसे हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, देखो आदिल शाह का सेनापति कौन था, हेमू, जो दिल्ली पे कब्जा कर चुका था। और अकबर की सेना बैरम खां के नेतृत्व में क्या करती है, दोनों के बीच पानीपत नामक स्थान पे नवंबर 1556 में युद्ध होता है, जिसे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पहले पढ़ चुके हो। अब देखो इस युद्ध का परिणाम क्या रहता है। हालांकि हेमू की सेना काफी मजबूत थी और हेमू लगभग यह युद्ध जीत ही चुका था, लेकिन लास्ट में युद्ध के अंत होते समय ही वह हाथी पे बैठा था और एक तीर आके उसकी आंख में लगती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो हाथी पर से क्या हो जाता है, गिर जाता है। और यह जब उसकी सेना को जानकारी मिलती है तो उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ मचने के बाद अकबर की सेना ने हेमू को पकड़ कर ले आते हैं और बैरम खान ने हेमू की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इस प्रकार अकबर क्या हो जाता है, अकबर विजयी हो जाता है। अकबर विजयी होता है और हेमू की मृत्यु हो जाती है। और देखो इस युद्ध के बाद पुनः मुगल साम्राज्य दिल्ली पर आ जाता है, पुनः मुगल साम्राज्य दिल्ली पे आ जाता है। दिल्ली पे कब्जा कर लिया कौन, अकबर। अब देखो ये तो इसका पहला युद्ध था, है ना। उसके बाद देखो फिर दूसरा युद्ध होता है कब, हल्दी घाटी का युद्ध। जब वह मेवाड़ विजय की ओर मेवाड़ अभियान करता है तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसे हम 1576 में जानते हैं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच होता है। यहाँ भी अकबर क्या होता है, विजयी हो जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप मारे नहीं जाते, वो युद्ध छोड़ करके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। तो अब देखो इस युद्ध के लिखा गया, इस युद्ध के बाद अकबर ने उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र, मेवाड़ कहाँ है, गुजरात के आसपास क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र पर क्या हो जाता है, राजपूतों का जो गढ़ कहा जाता था उस पर अधिकार कर लेता है। कौन अधिकार कर लेता है, अकबर की सेना ने, या अकबर का अधिकार हो जाता है। अब देखो अकबर की साम्राज्यवादी नीतियां, अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई थी, किस किस नीति के तहत उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो देखो पहली नीति थी वैवाहिक नीति। इन तीनों नीतियों के बारे में समझो, इनका उद्देश्य क्या था, इस नीति का उद्देश्य क्या था। इन चाहे जो भी नीति हो, मुख्यतः उन्होंने, अकबर ने 3 नीतियों का पालन किया था। तो इन तीनों नीतियों का उद्देश्य एक ही था कि इन तीनों नीतियों का पालन करते हुए अपने साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार करना है, साम्राज्य को बढ़ाना है। इन्हीं साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो इन नीतियों का अनुसरण करते। तो पहली नीति है वैवाहिक नीति, मतलब कि दूसरे साम्राज्य में, दूसरे राज्य में क्या कर लेना, वहां की राजकुमारी से शादी कर लेना, ताकि वहां के साम्राज्य को हम अपने साम्राज्य में मिला सके। तो पहली वैवाहिक नीति थी। दूसरी क्या थी, अधीनता स्वीकार कराना, मतलब कि किसी भी प्रकार से वहां के शासक अगर हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, ताकि वह राज्य भी हमारे शासन में या हमारे साम्राज्य में हो जाए। और अगर यह दोनों नीति काम नहीं की तो फिर तीसरी नीति उनको अपनाते थे, जिसे हम युद्ध करके करते थे। युद्ध करके अधीनता स्वीकार कराते थे कि उस क्षेत्र पर युद्ध करते थे, आक्रमण करते थे और वहां के राजा को पराजित करके वहां के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेते थे। इन तीनों नीतियों का अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पालन किया था। अब इसके बाद देखो, अब अकबर की जो साम्राज्य विस्तार था, उन्होंने कहां कहां, देखो अकबर ने अपनी नीतियों के बल पर, जो नीतियां हमने 3 नीतियां बताई, उसी नीतियों के बल पर कुछ ही समय में, बहुत कम समय में अपने साम्राज्य को काफी विस्तार कर लिया था। अब उसमें देखो मालवा विजय, हमने मालवा विजय के बारे में बताया था कि नहीं, अभी बताए थे कि ढाई माँ जो उनकी थी, महामनका उनका पुत्र था जो आदम खां, उसके नेतृत्व में मालवा पर क्या होता है, अभियान होता है 1561 में, और वह अभियान सफल रहता है। उसके बदले वो बहुत सारा उनको धन संपदा मिलता है और वो लेकर के आते हैं, लेकिन उस पैसे को अकबर के पास जमा नहीं कराया जाता, वो उसका एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। जिसके बाद अकबर नाराज होता है और इनकी 1562 में आदम खां की क्या करा देता है, मृत्यु या हत्या करा देता है। फिर दूसरा चुनार विजय होता है 1561 में। इस चुनार विजय के समय जो अभियान किया था उसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था,
आसफ खां, और यह भी विजय, चुनार विजय भी क्या हो जाता है, मिर्जापुर के आसपास है ना, हमने चुनार पढ़ाया था, तो चुनार विजय भी सफल रहता है। फिर उसके बाद देखो गोंडवाना विजय, यह भी यूपी का क्षेत्र है। गोंडवाना, वहां पर एक 3 साल का बालक, तो जो कितना छोटा सा 3 साल का बालक, जो वीर नारायण हुआ शासक था, राजा था, लेकिन वह कार्य नहीं कर रहा था, कार्य उसकी माँ देख रही थी, जिसका नाम था दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की कहानी भी इतिहास में खूब सुने होंगे। तो रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन अंत में क्या हो जाती है, वो हार जाती हैं, मुगल की सेना के सामने पराजित हो जाती हैं। और वह जब देखी कि हमारी सेना हार गई, तो उसने अपने सेनापति से कहा कि हमारी हत्या कर दो, या हमारे हमें मार दो, ताकि हम मुगलों के सेना में पकड़े ना जाएं, या हमको पकड़ कर ना ले जा सके। इसलिए उसने अपने सेनापति से अपने आप को मारने के लिए बोली, लेकिन सेनापति ने ऐसा नहीं किया, और बाद में रानी दुर्गावती ने अपने तलवार से अपने आप को खुद ही मार करके क्या हो गई, शहीद हो गई, मर गई। इसके साथ ही गोंडवाना किले पर भी किसका अधिकार हो गया, मुगलों का अधिकार हो गया। फिर देखो आमेर विजय, आमेर कहाँ है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र राजपूतों का क्या था, राजपूतों का गढ़ था। राजपूत सबसे मजबूत थे उस समय राजपूत सबसे ज्यादा क्या थे, मजबूत थे। तो अब देखो आमेर विजय के लिए उन्होंने अपनी वैवाहिक नीति अपनाई थी। आमेर की जो राजकुमारी थी, उनसे क्या कर लिए, विवाह कर लिए। विवाह कौन, आमेर की राजकुमारी कौन थी, तो जिनको जोधाबाई के नाम से कहते हैं, है ना, हरकाबाई, इनका वैसे नाम था, जोधाबाई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उनसे उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और उसके चलते वहां आमेर और जयपुर का क्षेत्र उनके हाथ में आ गया। तो ऐसे करके उन्होंने आमेर को भी जीता। फिर उसके बाद मेवाड़ को देखो, अब मेवाड़ शुरुआत में तो जो मेवाड़ का क्षेत्र था, उनके अधीन ही कार्य कर रहा था। जब राजा उदय सिंह थे, तो वो अधीनता स्वीकार करके कार्य कर रहे थे, लेकिन बाद में जब इनके बेटे महाराणा प्रताप का शासन हुआ, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और बाद में अकबर ने मेवाड़ पर भी क्या किया, आक्रमण किया। और इसी मेवाड़ के आक्रमण को ही हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित कर वो मेवाड़ के क्षेत्र पर भी क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, महाराणा प्रताप तो मेवाड़ का क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद देखो, इस विजय के अलावा भी अकबर ने गुजरात, बंगाल, बिहार, असीरगढ़ जैसे कई और अभियान किए, कई और क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। लगभग 1603 तक, 1603 ईस्वी तक अकबर क्या थे, युद्ध में, अकबर क्या था, युद्ध में व्यस्त था, युद्ध लड़ा। 1603 तक वह युद्ध लड़ता रहा, और उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। अकबर के सामान्य परिचय या अकबर के राज्याभिषेक से लेकर अभी इसमें अकबर के चैप्टर में स्थापत्य कला, मतलब कि अकबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया, है ना, कुछ प्रमुख महलों का, इमारतों का निर्माण करवाया था, उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे। इसमें बताओ, उसके मुख्यतः 2 युद्ध हैं जिनको याद रखना है। पहला पानीपत का द्वितीय युद्ध, और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध। ये दोनों एकदम सन कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कौन विजयी हुआ, युद्ध का परिणाम क्या रहा, और उस युद्ध के क्या उद्देश्य थे, ये हमको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि नहीं। अब देखो, अभी ये क्या है ना, कि पहली बार जैसे पढ़ रहे हो, तो कुछ चीजें समझ में आती होंगी, कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आती होंगी, है ना। लेकिन जब इसको दोबारा पढ़ोगे, किताब में भी कुछ पढ़ोगे, तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो, अब इसके बाद जो इस वंश का अगला शासक है, उसके बारे में आगे वाली क्लास में फिर बताएंगे। ठीक।